हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जो है फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बात करेंगे। ये प्रश्न जो हैं हमारे आज के संबंधित होंगे हमारी अर्थव्यवस्था से। इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो अर्थव्यवस्था आपके शशांक सर पढ़ाते हैं, पर जो है आज की अर्थव्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। और अर्थव्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी एग्जामों के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। और इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आप हमारे हैं 10 प्रश्न, उन प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो चलिए, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, तो कहीं वो आप मिस ना कर दो, इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाओ। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन जो है हमारे लिए, उन कथनों पे हमको विचार करना है। देखते हैं कि हमारे जो कथन वो कैसे हैं। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आज की पीडीएफ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस पीडीएफ के जरिए नोट्स भी बना सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट्स बनाना चाहो, जो प्रश्न लिखे गए हैं वो प्रश्न लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक जो है सरकार का बैंक है। वाणिज्यिक बैंक जो है बैंक करेंसी प्राधिकारी उपरोक्त। अब देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए, वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी है, तो नहीं, वाणिज्यिक बैंक जो है करेंसी प्राधिकारी नहीं है। तो जो है ये कथन हमारा जो है ये वाला गलत होता है। बाकी ये वाला हमारा लास्ट वाला कथन गलत होता है। ये केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। तो जो है अब हमारा ये और ये सही है। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 और 2 सही होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं, तो इन पॉइंट को हम रीड कर लेते हैं एक बार। केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को तब ऋण देता है जब उसे मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के बदले में कहीं से वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति नहीं होती। सरकार का बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों के खाते रखता है और सरकारी खजाने का प्रबंध करता है। यह देश में करेंसी मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है। उसे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। स्पष्ट है इससे कि जो है हमारे कथन मतलब 1 और 2 सही हैं, अतः हमारा विकल्प 1 सही है, जो कि मैंने बात किया था। तो हमारा एक विकल्प क्या है, हमारा एक विकल्प ये है। तो हमारा एक ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। अब बात करते हैं। देखिए ये चीज़ें मैंने, कई लोग बोल रहे थे कि सर जो है पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नीचे लिख दिया करी, तो नोट्स बनाने में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, तो इसलिए जो है इसको कर दिया गया है यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन जो है, भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR और संविधिक तरलता का अनुपात CLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हमारा कथन जो है सही होता है। यहाँ पे केवल एक, यहाँ फिर देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, कि जो 2 नंबर का कथन है हमारा, 2 नंबर का कथन जो है ये देखिए हमारा, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता में हो,
भारत में CRR और CLR भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि जो है हमारा इससे कथन एक गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया गया है भारत में नगद CLR और CRR और CLR वाणिज्यिक बैंकों, जबकि RBI के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे और बाकी जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है, तभी यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख की क्षमता में कमी हो, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास कुछ अतिरिक्त कोष होते हैं, तो इससे जो है वो अपना हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा रीड कर लेते हैं। भारत में CRR तथा CLR भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इससे स्पष्ट है कि हमारा कथन एक गलत है, तो मतलब कथन एक गलत है। अब जबकि कथन 2 सही है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं, अतः विकल्प 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है, जैसा कि ये मैंने बताया था कि ऑप्शन बी हमारा ये है, तो ये सही होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित, अच्छा वाणिज्य की बात बार बार आ रही है, तो वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, उनका नाम तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है इस समय। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की नगद जमाओं के बराबर है, जब वाणिज्यिक बैंकों की द्वितीयक जमाएं सदैव अपनी प्राथमिकता जमाओं से कम होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, न तो एक न एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। यहाँ पे कौन सा कथन हमारा सही होता है, आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट में कि कौन सा कथन हमारा जो है यहाँ पे सही होता है। हमारा यहाँ पे सही होगा, देखिए, मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की केवल प्राथमिकता जमाएं होती है, मतलब मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों में जो है केवल उनकी प्राथमिकता जमाएं होती है। ऋणों के माध्यम से जो है सृजित की गई जमाएं द्वितीयक जमाएं होती हैं। मांग जमाएं वाणिज्यिक जमाओं को द्वितीयक जमाओं का कुल योग होता है। यह वाणिज्यिक बैंक की द्वितीयक जमाएं उनकी प्राथमिक जमाओं के कई गुना अधिक होती है, क्योंकि प्राथमिक जमाएं नगद जमाएं होती हैं और एक वाणिज्यिक बैंक अपनी नकदी को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखता है। यह कानूनी तौर पर अपने नगद कोष से कई गुना अधिक द्वितीयक जमाओं को सृजित जो है ऋण के माध्यम से, जिसको बोलते हैं, कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो न तो एक न तो दो, डी वाला ऑप्शन सही होता है हमारा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, मांग जमाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की केवल प्राथमिकता जमाएं होती हैं। ऋणों के माध्यम से सृजित की गई जमाएं द्वितीयक जमाएं होती हैं। मांग जमाएं प्राथमिकता जमाओं की द्वितीयक जमाओं का कुल योग होता है, जो है कुल योग होता है। यह एक वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं उनकी प्राथमिकता जमाओं का कई गुना अधिक होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि जो है प्राथमिक जमाएं नगद जमाएं होती हैं, नगद जमाएं होती हैं। एक वाणिज्यिक बैंक अपनी नगद को भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसको कहा जाता है, RBI की स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने उस दिन बताया था ना RBI की स्थापना कब हुई थी, आप लोग कमेंट में बताना। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखता है। वह कानूनी तौर पर अपने नगद कोष का कई गुना अधिक द्वितीयक जमाओं को जो है सृजित कर सकता है। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि न तो हमारा एक सही है और न ही दो सही, अतः विकल्प डी हमारा जो है वो सही होता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि रेपो दर क्या है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों
का वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालीन ऋण देता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ है कि बैंकों को निम्न साख और जो है निम्न साख निर्माण क्षमता, क्योंकि बैंकों को अपने साख बाजार में बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता मतलब नकदी उधार लेने के लिए प्रेरित नहीं होता है, उधार लेने के प्रेरित नहीं होता है। तो रेपो दर यही है ना। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन क्या कहता है। रेपो दर ब्याज की वह दर है जिसे बैंक वस्तु ऋणों पर वसूल करता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ है बैंकों की ऊंची साख निर्माण क्षमता। रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक की एक नीति उपकरण है, जबकि विपरीत रेपो दर नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही है की बात कही गई है, तो देखते हैं कि हमारा कथन कौन सा यहाँ पे सही होता है। हमारा कथन सही होता है जो है यहाँ पे देखिए, रेपो दर वह दर है जो बैंकों के ऋणों को वसूल करता है, वस्तु ऋणों को वसूल करता है। तो नहीं, रेपो दर बैंकों के वस्तु ऋणों को कहाँ वसूल करता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ है कि बैंकों की ऊंची साख, ऊंची रेपो दर का अर्थ है कि बैंकों की ऊंची साख। देखो, बैंकों की निम्न साख निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए रेपो दर का काम किया जाता है, ना कि ऊंची साख के लिए। तो ये हमारा ये कथन नंबर 2 भी गलत होता है। रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक की एक नीति उपकरण है, जबकि विपरीत रेपो दर नहीं। तो रेपो दर जो है अभी मैंने बताया ना कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक नकदी तरलता को उधार प्रेषित नहीं करता। तो देखो, विपरीत रेपो दर एक नीति उपकरण नहीं रह गया है, क्योंकि वह रेपो दर जो है 0.50% कम निश्चित की जाती है। इसलिए यह नीति उपकरण के रूप में रेपो दर महत्वपूर्ण है, न कि विपरीत दर में परिवर्तन। तो हमारा कथन 3 जो है ये वाला सही होता है। तो यहाँ पे कथन 3 सही होता है। हमारा पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत और तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पे जो है केवल 2, तो ये गलत है। 2 और 3 ये भी गलत है, केवल 3 ये वाला हमारा सही होता है। तो हमारा सी नंबर वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए रेपो दर के बारे में बताया गया है। रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालीन ऋण देता है। जो है ऊंची रेपो दर का अर्थ है बैंकों की निम्न साख निर्माण क्षमता, क्योंकि बैंक अपने साख बाजार को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता नकदी उधार, यहाँ पे मैंने बताया था नकदी मतलब नगद राशि, वही वाला नकदी जिसको आप लोग बोलते हो ना नकदी, उधार लेने के लिए प्रेषित नहीं करता है। विपरीत रेपो दर देखिए कथन 3 को लेकर है, ये वाला पॉइंट जो है कथन 3 को लेकर है। मैं अभी बताया ना मैंने, विपरीत रेपो दर वह एक नीति उपकरण नहीं रह गया है, क्योंकि अब वह रेपो दर से 0.50% कम निश्चित की जाती है। इसलिए यह एक नीति उपकरण के रूप में रेपो दर में परिवर्तन महत्वपूर्ण न है कि विपरीत रेपो दर में परिवर्तन। तो कथन 3 सही है अतः अन्य दोनों कथन गलत हैं। तो हमारा विकल्प जो है सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्य मंत्री कौन है भारत के, ये लोग कमेंट में आप लोग बताना है, बोलना मत कमेंट में बताने के लिए ये चीज। भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक के लिए कमेंट में बताना। उसके आगे भी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं बनेंगे तो मैं वो भी पूछूंगा आप लोगों से। वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक नगद कोष रखना पड़ता है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। वाणिज्यिक बैंक स्वयं करेंसी मुद्रा जारी नहीं करते, बल्कि वे मुद्रा की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करके अंशदान देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा जो है 3 विकल्प हमारे सामने है, 4 विकल्प, केवल 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3,
यहाँ पे हमारे कौन से विकल्प सही होंगे आप लोग कमेंट में गेस करिएगा। अगर देखिए मैं जो आंसर बताता हूँ उस आंसर के भरोसे मत बैठ रहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो भी बताइए, आपका वो मैं बताऊंगा तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में कमेंट में सभी क्वेश्चन के आंसर बताया करिए आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए वाणिज्यिक बैंक को जो है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ नगद कोष रखना पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के पास अपना कुछ नगद कोष रखते हैं। तो इस नगद कोष के आधार पर मांग जमाओ, जो भी बात किया गया था, डिमांड डिपॉजिट जो है, मांग जमाओ जिसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट इंग्लिश में, का जो है सृजन कर सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है नगद कोष जो है कुल मांग जमाओ जो है डिमांड डिपॉजिट कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेट्रो CRR जिसको कहा जाता है, यह विधिक आरक्षित अनुपात लीगल रिजर्व रेट्रो LLR कहा जाता है, जिसे तीन जो है तो हमारा ये जो तीनों कथन अभी यहाँ पे हैं ये हमारे ये, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों की बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट सही होता है। हमारा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, तो देखते हैं तीनों पॉइंट हमारे सही होते हैं डी वाले ऑप्शन में, क्योंकि देखिए अब हम थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन पढ़ देते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नगद कोष रखना पड़ता है। इस नगद कोष के आधार पर वे मांग जमाओ का सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया नगद कोष कुल मांग जमाओ का कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को नगद आरक्षित अनुपात या विधिक आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसलिए जो है तीनों कथन सही हैं, अतः हमारा विकल्प डी सही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है छठवां क्वेश्चन है, मुद्रा आधार तथा बैंक मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कि इसमें से हमारा जो है लोगों के पास रखी गई वाणिज्यिक करेंसी, लोगों के पास रखी गई करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नगद तिजोरी तथा RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष का कुल योग आधार मुद्रा कहलाती है। बैंक मुद्रा के अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओ अथवा चेक जमाओ के रूप में होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा कथन सही है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा कथन हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पे हमारा कहा गया लोगों के पास रखी गई करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नगद तिजोरी तथा RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष के आधार पर मुद्रा कहलाती है ना। तो ये कथन हमारा सही होता है। और बैंक मुद्रा के अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओ अथवा चेक जमाओ के रूप में होता है। तो ये भी कथन हमारा सही होता है। तो एक और दो, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये दोनों विकल्प हमारे सही होंगे। तो अब देखते हैं कुछ जो है इसके मतलब बता देते हैं कि आप लोग अभी सोच रहे हो कैसे। तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में कैसे लोगों के पास रखी गई करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नगद तिजोरी अथवा RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष के रूप में कुल योग मुद्रा कहलाती है। मुद्रा आधार उच्च शक्ति मुद्रा है। मुद्रा आधार जो है उच्च शक्ति मुद्रा है। इसे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार कहा जाता है। मुद्रा आधार को ही अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार कहा जाता है। बैंक मुद्रा से अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओ अथवा चेक जमाओ के रूप में है। तो जो है हमारे दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 7वें नंबर का जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा का अंकित मूल्य सदैव आंतरिक मूल्य से अधिक होता है।
दूसरा क्या कथन है हमारा, मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास मुद्रा का स्टॉक मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा कथन क्या है, आदेश मुद्रा न्यास मुद्रा की भांति होता है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है, देखिए यदि सिक्के जो है सोने या चांदी किसी अन्य मूल्यवान धातु के बने होते हैं, तब जो है मुद्रा आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि अभी अभी अच्छा हाँ, आप लोग बताइए अभी के सिक्के वर्तमान समय में जो आते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? सोने चांदी के तो नहीं बने होते हैं ना, तो किस धातु के जो है अभी के सिक्के जो आते हैं वर्तमान में चलन में जो हैं वो किस धातु के बने होते हैं? ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में बताना। देखिए यदि सिक्के सोने और चांदी या किसी अन्य मूल्यवान धातु के बने हैं, तब जो है समय के साथ मुद्रा या आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक होता है। मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास रखा गया मुद्रा स्टॉक मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पहले और दूसरे कथन तो गलत हो गए। आदेश मुद्रा सरकार के आदेश द्वारा चलने वाली मुद्रा है, जबकि न्यास मुद्रा प्राप्तकर्ता अदाकर्ता के परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। तो इसलिए जो है हमारे तीनों कथन गलत होते हैं, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये तीनों कथन हमारे गलत हैं। तो जो है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही होता है। जैसे कि जो है न्यास मुद्रा वो कहलाता है जैसे कि प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के परस्पर व्यवहार पे, विश्वास के व्यवहार पे चलता है। और जो है आदेश मुद्रा जो है वो सरकार के आदेश द्वारा चलने वाली मुद्रा है। ठीक है, तो आदेश मुद्रा न्यास मुद्रा की भांति ये गलत है ना। तो इसी तरह ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे। यदि सिक्के सोने और चांदी, जैसा कि मैंने बताया ना, यदि सिक्के सोने या चांदी किसी अन्य मूल्यवान धातु के बने होते हैं, तब जो है समय के साथ मुद्रा का आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे बात क्या की गई है कि मुद्रा का अंकित मूल्य सदैव आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। भैया अधिक तब होगा ना जब सिक्के सोने और चांदी को, वर्तमान में सिक्के तो किसी और धातु के बने हैं, जो कि आप लोग कमेंट में बताओगे किस धातु के बने हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो पहला वाला गलत हो गया। तो इससे ये अब स्पष्ट हो गया ना। अब जो है मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास रखा गया, देखियो मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास रखा गया जो मुद्रा स्टॉक है पूर्ति में शामिल नहीं होता, जबकि वहां पे हमारे लिए बोला गया है कि पूर्ति में महत्वपूर्ण घटक है। भैया कहाँ से घटक है? यहाँ पे तो बोला गया कि शामिल ही नहीं होता। तो ये भी कथन हमारा उस क्वेश्चन में गलत होता है कथन में। और जैसा कि आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा के बारे में बताया कि सरकार जिसको मतलब चलाने को बोलती है वो वाली मुद्रा आदेश मुद्रा है, और प्राप्तकर्ता जमा अदाकर्ता के परस्पर व्यवहार पर जो चलती है वो न्यास मुद्रा है। तो हमारे तीनों कथन यहाँ पे गलत होते हैं ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। फिर से देखिए कथन में क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि परीक्षाओं में कथन में क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, वैसे आसानी से बच्चे समझ जाते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि ऐसे में उन लोगों बहुत सारे लोगों को छांटना रहता है, अयोग्य लोगों को, तो इस वजह से जो है वहाँ पे वो करते हैं। चलिए उन सब बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। मुद्रा पूर्ति में लोगों की वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई मांग जमाएं शामिल होती हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय केवल आरबीआई द्वारा जारी आदेश मुद्रा से ही है। उपरोक्त में कथन से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, न तो एक और न तो दो, और एक और दो दोनों, यही क्वेश्चन ऑप्शन होंगे ना नीचे। देखिए सेम वही ऑप्शन है। मैं थोड़ा तो देखिए यहाँ पे हम बात की गई है क्या कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करने वाली मुद्रा को, यहाँ पे सीधे ही बात वही, अभी वही मुद्रा वाली बात आई ना ऊपर वाले क्वेश्चन में। मैंने आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा की मुद्रा पूर्ति करने वाले लोगों को बैंकों के पास रखी गई जो है मांग जमाए
अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के लिए आरबीआई द्वारा चलने वाली मुद्रा न्यास मुद्रा ये सब करते हैं। तो हमारा जो है ये ऑप्शन है, यहाँ पे बात कही गई है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता है, केवल ये वाला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय केवल आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा से होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि अर्थव्यवस्था जो वो सरकार द्वारा आदेश दिए जाते हैं उसको न्यास मुद्रा मतलब कि मुद्रा पूर्ति आदेश मुद्रा जो आरबीआई कहती है, आरबीआई मतलब वही सरकार, आरबीआई साथ में ही काम करते हैं। तो आदेश मुद्रा आरबीआई के आदेश पर चलने वाली मुद्रा, और न्यास मुद्रा जो वही बताया कि प्राप्त कर जमा करता। तो केवल जो है हमारे ए वाला कथन सही है, अतः विकल्प जो हमारा एक सही है। ठीक है, तो अब देख ले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन हमारा है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में आदेश मुद्रा आरबीआई के आदेश पर चलने वाली मुद्रा, यहाँ पे बात की गई ना, आरबीआई के आदेश मतलब सरकार के आदेश पर चलने वाली मुद्रा आदेश मुद्रा, और न्यास मुद्रा जो है प्राप्तकर्ता और जमाकर्ता के विश्वास पर चलने वाली, तो वो न्यास मुद्रा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों के आधार के रूप में प्राप्त की जाती है। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। बैंकों के पास नगद कोष मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। अब देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे जो है हमारा सही होता है। यहाँ पे देखते हैं साख मुद्रा वह मुद्रा है जो कि बैंकों के आधार रूप में प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे साख मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके मूल्य से अधिक होता है ना, तो ये भैया तो गलत हो गए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों के आधार के रूप में काम करती है, पर साख मुद्रा तो कुछ और ही है। साख मुद्रा जो है जिसका मतलब अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। तो ये भाई साहब हमारे गलत हो गए। अब देखते हैं दूसरे वाले भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है साख निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में योगदान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है, और ये भाई साहब हमारे दूसरे वाले कर रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में कोई भी भूमिका नहीं निभाते, जबकि इन भाई साहब का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंक साख निर्माण अथवा अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि ये साफ ही मना कर रहे हैं कि हम कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो आप भी मतलब गलत ही हैं। अब देखते हैं तीसरे वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे। बैंकों के पास नगद कोष मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, और यहाँ पे बात कुछ और इनके लिए भी है, क्योंकि बैंकों के पास नगद कोष जो है मुद्रा पूर्ति का एक घटक नहीं है, क्योंकि मुद्रा पूर्तिकर्ताओं के नगद कोषों को मुद्रा पूर्ति का एक भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये भी भाई साहब हमारे गलत ही हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, क्योंकि ये तीनों जो है गलत हैं। ठीक है, अब जो है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। साख मुद्रा वह मुद्रा है, देखिए साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है ना। तो वहां पे क्वेश्चन में क्या बात कही गई है? क्वेश्चन में बात कही गई साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों के आधार पर, और यहाँ पे कुछ और ही बात कही गई है। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा एक वाला गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक साख निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में पूर्ति के स्टॉक में योगदान देते हैं। तो और यहाँ पे साफ ही मना किया गया है कि वहाँ पे कि योगदान भूमिका कोई नहीं निभाते हैं, तो ये भी गलत है। अब जो है तीसरा देखते हैं। बैंकों के पास नगद कोष मुद्रा आपूर्ति का एक स्पष्ट मुद्रा का एक घटक नहीं है, क्योंकि मुद्रा पूर्तिकर्ताओं के नगद कोषों को मुद्रा पूर्ति का एक भाग नहीं माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है हमारा कि तीनों कथन जो है गलत हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की।
हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतर नगद आरक्षित अनुपात CRR का अर्थ उच्चतर साख निर्माण में क्षमता से है। वाणिज्यिक बैंक केवल निवेश के उद्देश्य से ऋण देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है बात क्या की गई है कि वाणिज्यिक मतलब सॉरी, देखिए उच्चतर CRR का अर्थ जो है वाणिज्यिक बैंकों की शाख निर्माण की निम्न क्षमता है, क्योंकि शाख गुणक CRR का व्युत्क्रम होता है ना। तो जो है वाणिज्यिक बैंक निवेश अथवा उपभोग दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण उधार देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या की गई, वाणिज्यिक बैंक केवल निवेश के उद्देश्य से ऋण देते हैं, बट अब दूसरे वाले में देखिए क्या कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंक जो है निवेश के लिए सिर्फ ऋण देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाणिज्यिक बैंक जो है उपभोग और निवेश दोनों के लिए ऋण देते हैं। अब पहले वाले भाई साहब को देख लेते हैं। उच्चतर नगद आरक्षित अनुमान CRR का अर्थ जो है उच्च शाख निर्माण की क्षमता से है। उच्चतर CRR का अर्थ जो है वाणिज्यिक बैंकों की शाख निर्माण निम्न क्षमता, क्योंकि शाख गुणक CRR का व्युत्क्रम होता है। तो ये वाले भाई साहब भी हमारे गलत हैं। तो फिर यहाँ पे दोनों भाई साहब जब हमारे गलत ही हो रहे हैं, तो हमारा जो है इस दोनों कथन जो गलत करेगा वही हमारा सही। देखिए यहाँ पे डी वाला कहा गया ना, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे गलत है, मतलब सही है, और बाकी तीनों विकल्प सही गलत हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है हमारा, उच्चतर CRR का अर्थ वाणिज्यिक बैंकों की शाख निर्माण की क्षमता है, क्योंकि शाख गुणक CRR का व्युत्क्रम होता है। वाणिज्यिक बैंक निवेश अथवा उपभोग दोनों उद्देश्य के लिए ऋण देता है। तो हमारे पहले वाले भाई साहब भी जो हैं गलत हुए, और ये वाले दूसरे वाले भाई साहब भी गलत हैं। स्पष्ट है कि दोनों कथन गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जो ज़रूर शेयर करना। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी स्टडी वाले ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।